आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया जवाब तो चाहिएगा, जिसमें आज एक बार फिर से हम बात करेंगे उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी को लेकर। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी से जुड़ा बिल पास हो गया और यह एक ऐसा बिल है जो प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा, महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देगा, कुप्रथाओं पर रोक लगाएगा। लेकिन कुछ चरमपंथियों, मुस्लिम कट्टरपंथियों और इस्लाम के ठेकेदारों को यह पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहते नहीं कि समाज में महिलाएं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें। वो ये नहीं चाहते हैं कि हलाला जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगे और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि धर्म के हिसाब से देश में चल रहे पर्सनल लॉ का खात्मा हो। तभी तो कोई इसे कुरान, शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बता रहा है, तो कोई इसे हिंदू कोड की संज्ञा दे रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि यूसीसी के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर है ये लोग मुस्लिम महिलाओं को अपनी गुलाम ही बनाकर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उन्हें 4 शादी करने की छूट मिलती रहे और 44 बच्चे पैदा करके देश में जनसंख्या को बढ़ाते रहें। इस बिल के जरिए मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाली स्वतंत्रता उन्हें अच्छी नहीं लग रही है और ऐसे में इन कट्टरपंथियों से आज हमारा सवाल यह है कि आखिर समानता का विरोध क्यों? सवाल यह भी कि क्या ये लोग देश में 4 बीवी और 44 बच्चे की प्रथा लागू करना चाहते हैं? अभी सिर्फ एक राज्य में यूसीसी आने से अगर ये कट्टरपंथी बौखला गए हैं, तो फिर जब ये देश में लागू होगा तो क्या होगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है, तो क्या यूसीसी का विरोध संविधान का अपमान नहीं है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे और इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या बता रहे हैं और किस तरीके से ये इस्लामिक कट्टरपंथी बुरी तरीके से यूसीसी बिल आने से बौखला गए हैं। इन दिनों पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड विधानसभा की गतिविधियों पर है। जहां एक ऐसे बिल को पास किया जाना है जो प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देगा, कुप्रथाओं पर रोक लगाएगा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए भरण पोषण का प्रावधान करेगा। लेकिन कुछ चरमपंथियों, मुस्लिम कट्टरपंथियों, इस्लाम के ठेकेदारों को ये पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें समान नागरिक संहिता का बिल रास नहीं आ रहा है। वो चाहते नहीं कि समाज में महिलाएं उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। वो ये नहीं चाहते कि हलाला जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगे और वो ये भी नहीं चाहते कि धर्म के हिसाब से देश में चल रहे पर्सनल लॉ का खात्मा हो। तभी तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन और अजमल ने समान नागरिक संहिता बिल के बिंदुओं को निराधार बता दिया। इन कट्टरपंथियों ने तो ये तक कह दिया कि ये कानून कूड़े में फेंकने लायक है। ओवैसी के साथ साथ देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद कासमी और इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रईस काशमी ने यूसीसी पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे कुरान, मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत का विरोधी बता दिया। जाहिर है ये लोग मुस्लिम महिलाओं को अपना गुलाम ही बनाकर रखना चाहते हैं। इस बिल के जरिए उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता उन्हें अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इससे मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसे में सुदर्शन न्यूज इन कट्टरपंथियों से आज ये सवाल पूछता है कि आखिर समानता का विरोध क्यों? सवाल ये भी है कि क्या ये लोग देश में 4 बीवी और 44 बच्चे की प्रथा लागू करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए अब आपको हम सुनाते हैं कि क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं इसके विरोध में। कैसे कहा जा रहा है कि ये कुरान के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। सुनिए जरा। आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा और वो अपील ये है कि अब
मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, 3 बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। भाई देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक रंगारंग बगीचा है। एक बगीचे में चाहे कितना ही खूबसूरत हो, एक ही फूल हो, आपको देख के जी भर जाएगा, ज्यादा देर नहीं देख सकते आप। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है, हर गली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई इबादत होती रहती है। ये हमारी खूबसूरती है। और ये सबको जो है वो एक ही ना के एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे, तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बना। तो इन लोगों की जो महिला विरोधी सोच है, ये आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पुरुष और महिला में कोई अंतर ही नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो ऊपर वाला भी कुछ ऐसा ही बनाकर भेज देता। तो आप समझ सकते हैं, जिस बात का जिक्र हम इसके पहले भी कर रहे थे, कि असल बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं को ये अपने गुलाम ही बनाकर रखना चाहते हैं। और दूसरे को आपने सुना वो किस तरीके से मुस्लिम युवकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और उसका ये कहना है कि जिस तरीके से किसान बाहर आए, सड़क पर उतरे, उसके बाद आखिरकार इनको अपना जो आंदोलन है उन्होंने वापस लिया, लेकिन उसके पहले जो तीनों कृषि कानून हो उनको भी वापस लेना पड़ा। वापस लेने के बाद ही उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया था। तो यहाँ पर मुसलमानों को भड़काने की भी एक कोशिश यूसीसी की आड़ में की जा रही है। चर्चा जिसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। डॉक्टर HS रावत जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शांतना श्रीकांत, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। और इसके अलावा हमारे साथ हाजी नाजिम, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी साहब, आपका भी स्वागत है। और आप सभी का स्वागत करते हुए एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले हाजी जी। और सवाल मेरा सीधा सा आपसे यह है, मुझे आप बताइए कि समानता का अधिकार अगर मिल रहा है तो इसका विरोध क्यों? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, जो हम सवाल उठा भी रहे हैं, कि क्या मुसलमान देश का ये चाहता है कि आपको 4 बीवी और 44 बच्चे पैदा करने की अनुमति मिलती रहे तभी आप खुश होंगे? क्या यही चाहते हैं क्या आप? और इसीलिए यूसीसी का विरोध हो रहा है? अभी तो सिर्फ एक राज्य में आया है। इस तरीके से अभी आपने सवाल करा है, तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि देखिए, ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से अभी हमारी शरीयत की बात करी जा रही है, तो हम शरीयत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमें संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 29 के अंदर हमें इसका राइट मिला हुआ है पूरी तरीके से। आपके धर्म के अधिकार आपसे नहीं छीने जाएंगे। और देखिए, बार बार जो आप ये कह रहे हैं कि 4 शादियां, 44 बच्चे, अमित भाई मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के अंदर वो खुश नसीब वो मुस्लिम शख्स है कौन जिसकी 4 बीवी और 44 बच्चे हैं, जो आज तक हम मुस्लिमों को नहीं पता चल पा रहा, आप भाई लोगों को पता चल पा रहा? आपको नहीं पता? भारत के अंदर नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो आपके माध्यम से पता चल पा रहा मुझे तो कि आज मुझसे एक मुसलमान की 4 बीवियां, 44 बच्चे। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि भारत के अंदर आज भी एक व्यक्ति 4 शादी करने के बाद 44 बच्चे पैदा कर रहे हैं इस आधुनिक युग में। अमित भाई, एक झूठ का प्रोपगंडा ये कब तक चलाते रहेंगे चैनल के माध्यम से देश के अंदर? कब तक मुस्लिम समाज को बदनाम करते रहेंगे भाई? और दूसरी बात है, अभी जैसे जिस तरीके से कह जा रही थी कि महिलाओं को समान अधिकार की बात करी जा रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, साउथ इंडियन यानी कि दक्षिण भारत के देश से हमारी बहन बेटियां, क्या वो उनको भी सम्मान अधिकार मिलेगा? जिनके बच्चे आज भी अपने पिता के नाम के लिए तरस रहे, उनके जो देवदासी है वो बता नहीं पा रही है कि इनके पिता कौन है, क्या उनको सम्मान अधिकार मिलेगा? लेकिन आप तो सिर्फ मुस्लिम बहन बेटियों के पीछे है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम ने मुस्लिम बहन बेटियों को सब अधिकार दे रखे, क्योंकि इस्लाम के अंदर मुस्लिम बेटियां जो है शहजादियां हैं। मुस्लिम समाज इसलिए इस्लाम के जो इस्लाम के अंदर है, सारी चीजें इस्लाम के हलाल आप करते रहे तो ठीक है,
हलाला आप उनका करते रहे तो ठीक अमित है, भाई, वो जारी रहना चाहिए। बताइए अमित भाई, ये बताइए लिव इन रिलेशनशिप क्या है आज के दौर में, और जबकि मेरे इस्लाम के अंदर इस तरीके का जो लिव इन रिलेशनशिप है ये हाँ। बिल्कुल मना है। तो उसके लिए भी बिल्कुल प्रावधान मना किया गया है ना इस बिल में? भाई लिव इन के लिए भी तो प्रावधान किया गया है ना, आपने पढ़ा पूरा बिल? क्या लिव इन के बारे में आपने पढ़ा इसमें? बिल्कुल, मैं पूरा ड्राफ्ट से पढ़ने के बाद ही आपके चैनल पर इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जब ये बताइए, जब एक लड़का लड़की साथ में रहेंगे तो आने वाले वक्त में जब उनका बच्चा होगा तो उस बच्चे को क्या नाम देंगे सर आप? अच्छा। ये बता दीजिए। और देखिए जी, और सुन लीजिए, मैं ये सीधी से एक ही बात कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा। और 2018 की जो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया था कि अभी देश सक्षम नहीं है यूसीसी के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी का काम जारी है, लागू करने की बात हो रही है, तो देखिए ये तो एक राज्य है, जबकि आप बात करते हैं एक देश एक संविधान एक विधान के, तो ये तो एक राज्य को आप नहीं अब सुनिए ना, तुलना कर रहे हैं। हाजी नाजिम आप बार बार संविधान का जिक्र कर रहे हैं और आपने शुरुआत इस बात से की है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। अगर आप संविधान का सम्मान करते हैं तो सवाल तो वही है जो मैंने पहले आपसे पूछा कि समानता के अधिकार का विरोध क्यों? क्योंकि भाई संविधान में तो समानता की बात की गई है ना। और भाई अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है, उसकी चर्चा है। अगर आप संविधान की बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे। नहीं बिल्कुल संविधान में, हाँ। अगर देखिए संविधान में मुझे संविधान के अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद 44 में संविधान को मानने वाले, संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है, इसकी चर्चा है। संविधान सम्मति ये फैसला लिया गया है। अमित भाई आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये कहता हूँ 2018 की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि अभी देश सक्षम नहीं है यूसीसी लागू करने के लिए, ये ऐसा कहा है एक आयोग की रिपोर्ट ने। और लेकिन सुन लीजिए, अभी आपने संविधान की बात करी तो हमसे ज्यादा संविधान कोई नहीं जानता सर, क्योंकि हम संवैधानिक बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले। आपका संविधान अपने हिसाब से चलता है, आपका संविधान अपने हिसाब से चलता है, आप शरीयत के हिसाब से संविधान को चलाना चाहते हैं। अमित भाई संविधान ने तो मुझे शरीयत मानने का हुक्म दिया है, आर्टिकल 29 आप पढ़ लीजिए, मुझे अधिकार दिया इस संविधान के लिए। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूं हाजी नाजिम, आप मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ 3 पॉइंट्स बताइए, सिर्फ 3 बिंदु आप मुझे बताइए जिससे आपका यूसीसी को लेकर विरोध है। 3, फिर मैं आपको बताता हूं, बोलिए आप। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी आपने कहा कि यूसीसी का तो इसमें हमारे आदिवासी भाइयों को आपके पैनल पे होना चाहिए था। सबसे पहले तो विरोध वो करेंगे। और दूसरा जिनका आरक्षण खत्म होने वाली बात हो रही है, ये बताइए उनका आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा? अमित भाई आदिवासी तो है ही इसमें, उनको तो शामिल ही नहीं किया गया। पहली बात तो मैं कह रहा हूं, दूसरा बोलिए। सुन लीजिए ना अमित भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि फिर ये एक देश एक कानून वाली बात कह रहे, जब आदिवासियों को आपने नहीं लिया। हाजी नाजिम मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर पूरे देश के अंदर, हाजी नाजिम मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू होता है तो क्या ये जो टोपी आपने लगा रखी है, क्या इसकी इजाजत आपको नहीं होगी? क्या इससे आपको वंचित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। या कुर्ता पाजामा अभी जो आप पहन रहे हैं, क्या उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप इबादत नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप जैसे पहले कर रहे थे आज भी ऐसे ही कर पाएंगे, उसके बाद भी ऐसे ही कर पाएंगे। आप मस्जिद जाना चाहते हैं, आप नमाज अदा करना चाहते हैं, आप करेंगे। आप ये बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके जो अंदरूनी मामले हैं, जो आपके निजी मामले हैं, उसमें ये दखल है? आप मुझे बताइए ना कि कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है आपकी जो छिन जाएगी? देखिए अमित भाई, सीधी सी बात, देखिए अभी आपने से मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम संविधान को मानने वाले हैं, और आपने भी मुझसे ये कहा था कि आपने संविधान को शुरुआत करी। तो देखिए हमारे खून के अंदर, रग रग के अंदर संविधान है और देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। तो मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, जो भी आपने कहा ना कि क्या अगर देश के अंदर लागू हो जाएगा तो हमारा ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ये छीन जाएगी, बंद हो जाएगी। सुन लीजिए अमित भाई, ये देश के अंदर कोई भी किसी का अधिकार नहीं छीन सकता, और फंडामेंटल राइट है। देखिए आर्टिकल 29 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसमें साफ तौर पर हमारे अधिकारों के बारे में है। जब आप आर्टिकल 29 की बात कर रहे हैं तो मैं आपको आर्टिकल 44 की याद दिला रहा हूं। मैं आर्टिकल 44 की याद दिला रहा हूं। आप अगर आर्टिकल 29 की बात करेंगे तो आर्टिकल 44 की बात भी आपको करनी पड़ेगी। मैं यही तो कह रहा हूं। अमित भाई मैं 2018 के आयोग की रिपोर्ट भी तो बता रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर कहा कि अभी देश यूसीसी लागू करने में, चलिए ठीक है हाजी नाजिम, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर शांतना, मैं आपके पास आना चाहता हूं। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश का मुसलमान आज भी नहीं चाहता है
कि मुस्लिम महिलाओं को किसी तरह की स्वतंत्रता मिले, किसी तरह की उनको आज़ादी मिले, और आज भी उनकी वही सोच है कि हम 4 शादी करें, 44 बच्चे पैदा करें। बिल्कुल अमित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसे जी। कि हाजी नाजिम जी कह रहे थे कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, तो मैं इनको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 याद दिलाना चाहूंगी, जो हमारी समानता की बात करते हैं कि हमें हर हाल में समानता का अधिकार है। दूसरी बात ये चाहते हैं कि औरतें हमेशा पिछड़ी ही रहें, इनसे सिर्फ ये अधिकार छीना जा रहा है कि जो ये 18 साल 13 साल 14 साल की बच्चियों के साथ शादी कर लेते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इनके पर्सनल लॉ में अलाउड है, जो कि सातवाने जी साउथ में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, वहाँ तो पता चलता है मामा भांजी के साथ शादी कर रहा है। साउथ नहीं, आप पूरे अरे इंडिया मेरी में बहन, चले साउथ के अंदर चले जाइए, साउथ भी तो भारत के अंदर ही है। नहीं सुन लीजिए, साउथ भी तो भारत के अंदर ही है, आप उसका भी तो जिक्र कीजिए। बात सुनिए, आपको सिर्फ तकलीफ इसीलिए हो रही है क्योंकि आप विमेंस को समानता नहीं देना चाहते हैं। बोलिए बोलिए, आप बोलिए दूसरी बात मैं डॉक्टर शांत। अभी भाई सुन नहीं पा रहे, हाँ सुन पा नहीं रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैरिज एक्ट है जिसमें विमेन की शादी की एज 18 वर्ष है, और इनको बड़ी लिबर्टी है कि ये 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल की बच्चियों से शादी सातवाना कर बहन सकते जी, हैं। ये बताइए सबसे पहले देश के अंदर, सुन लीजिए, जब बहन बेटियों को इंसाफ की आप बात करिए तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर हमारी बहन बेटी देवदासी है साउथ इंडियन, ये बताइए साउथ के अंदर, सुन तो लीजिए, क्या उनको भी इसी दायरे में लाया जाएगा, उनको भी इंसाफ मिलेगा जो आज अपने बेटे के बच्चों के लिए। अच्छा पहले सुन लीजिए ना, हाजी नाजिम, सबने आपको सुना है। हाजी नाजिम, पिछले 5 मिनट से आप बोल रहे हैं, आप सबने आपको सुना, अब आप उनको सुनिए, उसके बाद मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, लेकिन अपनी बारी में। अमित हाँ, जी, बोलिए। अमित जी, मैं हाँ बोलिए, दो बातें शांतरानी कह रही बोलिए। थी। एक तो मैं ये कह रही थी कि सक्सेशन एक्ट नहीं लागू हो रहा है यूसीसी ना पाने के कारण, ये अपना पर्सनल लॉ लेकर बैठे हुए हैं, विमेंस को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं सक्सेशन का। दूसरा, मैरिज का एज जो 18 वर्ष है, 4 शादियां तो आप छोड़िए, लेकिन मतलब अंडर प्यूबर्टी एज की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उनकी सोचिए शादी के बाद क्या स्थिति हो जाती है। वो बेचारी पहले ही मर जाती है, बच्चा पैदा करने के समय वो मर जाती है, फिर ये दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं। तो कम से कम एक की शादी होगी, ये मतलब ये बहुत ही एक अच्छी बात होगी यूसीसी के कारण कि जो मैरिज एक्ट है वो लागू हो जाएगा पूरी दुनिया, पूरे भारत में एक साथ, तब तो विमेन को समानता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और तीसरी बात, मैं इनकी एक बात, संविधान की बार बार ये बात कर रहे हैं, इनको जानना चाहिए कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आदिवासियों के लिए अलग रखा है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल ट्राइब होते हैं, उनके सारे अधिकार अलग दिए जाते हैं, इसलिए उनको कॉमन रेस में नहीं शामिल किया जाता है। इनको यह जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर एच एस रावत जी, डॉक्टर एच एस रावत जी, कल भी इसी मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की थी और आज तो और ज्यादा हो हंगामा इस पर हो रहा है। मैं तो ये सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि जब सिर्फ एक राज्य में इसको लागू किया गया है, अभी से इतना हो हल्ला हो रहा है, तो जब ये देश में लागू होगा तब क्या होगा? ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जो चरमपंथी हैं, इन कट्टरपंथियों की दुकान तो बंद होने वाली है। क्या इसी की दिक्कत है क्या इनको? यही परेशानी है इनकी? देखिए अमित जी, अभी ये एक स्टेट में लागू हुआ है, आज से लागू हो गया है, वो बिल पास हो गया है। हाँ, नहीं अभी लागू नहीं हुआ, अभी राज्यपाल जैसे हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद वो लागू हो जाएगा। अभी विधानसभा से बिल पास हुआ है, विधानसभा से पास हो गया तो हो ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सही बात है। हंगामा करना शांतिपूर्ण तरीके से इनका अधिकार है, वो सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन उपद्रव करने का अधिकार नहीं है। अगर उपद्रव किया तो फिर संविधान भी है और फिर कानून भी है, उससे निपटा जाएगा। अभी कोई लचक सरकार तो है नहीं कि कोई भी लचक सरकार है और आराम से जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी पत्थर फेंक दो, पुलिस वालों को मार दो, आर्मी वालों को पत्थर फेंक लो, आप जो मर्जी कर लो, वो तो हो नहीं सकता, वो तो ये भूल जाएं। और वो क्या कोई भी भूल जाए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी है, अभी इस प्रकार की सरकार चल रही है कि यहाँ पर कोई भी उपद्रव नहीं कर सकता। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम भी उस तरह का उपद्रव नहीं कर सकते। और रही की बात के, ये सच है कि देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं चल सकते, और देश के अंदर एक हिंदू कोड बिल है, फिर एक सरिया चलेगा, ये नहीं चल सकता। देश की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं समान कानून की आवश्यकता है, चाहे वो बहन बेटी का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो दहेज का मामला हो, चाहे शादी का मामला हो, तलाक का मामला हो, कोई भी मामला हो,
वो इसलिए ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमान सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, हिंदुओं के अलावा सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही है। बिल्कुल। तो इनको हिंदुओं के बराबर अगर करते हैं तो बाकी बहुत कम लोग हैं दूसरी कम्युनिटी के, तो इसलिए जो बाकी के जो दूसरी बात है, जैन है, बौद्ध है, या वो तो हिंदू कोड में ही आते हैं, यानी यहाँ बच्चे तो अभी मुसलमान ही बचते हैं। यहाँ पर सरिया के नियम की बात करते हैं, भाई कुछ भी हो जाए हम सरिया के नियम की बात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब देश की विल पावर होती है और देश में संविधान में 44 के अंदर दिया है कि समता का अधिकार सब में बराबर होना चाहिए, तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में मानते हैं, चाइना के अंदर मान रहे ना सारी चीजों को, वहां पर तो कोई विरोध करता नहीं है, करने की हिम्मत भी नहीं है वहां पे तो आप सरकार की मर्जी से बिना मर्जी के आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आप दाढ़ी नहीं रह सकते, आप खुले में नवाजादा नहीं कर सकते, वो सब कानून मानने पड़ रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो जो सरिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई सरिया के हिसाब से हम मानेंगे, सरिया में तो लिखा है कि भाई आप संगीत में नहीं जा सकते, आप टीवी नहीं दे सकते, आपके दुनिया भर के कलाकार गाना गाते हैं, दुनिया भर के कलाकार आपके फिल्म एक्टर हैं, संगीत में तो लिखा हुआ है सारा की सारा कि आप बैंक से लोन नहीं ले सकते, वो भी आप सारे काम कर रहे हैं। संगीत में तो लिखा है कि आप शराब नहीं पी सकते, जुआ नहीं खेल सकते, सारे काम तो हो रहे हैं इंडिया के अंदर, कौन सा काम नहीं कर रहे। इसलिए केंद्रीय बातों को मानना ये मुझे लगता है ये उचित नहीं है, और कानून को मानना चाहिए और देश के हित में है। अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो सरकार है ना, सरकार अन्याय क्यों करेगी? किसी के साथ जो सरकार है वो एक तरफा कभी नहीं करती, सरकार संविधान की शपथ लेती है और सभी बराबर का अधिकार होना चाहिए। आप अगर बेटियों को 1/3 देते हैं और सरकार कहती है 50-50 दो, तो देना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि बेटी भी तो आप लोग ही पैदा करते हो, ऐसा तो नहीं कि बेटी आसमान से आकर के आ गई है कि उनको आप 1/3 दे के चलेंगे। इसलिए बराबर का अधिकार होना चाहिए ना, इज्जत करनी चाहिए। आप कहते हो हम तो भाई अपने यहाँ बहुत इज्जत करते हैं स्त्रियों की, कहां इज्जत करते हैं आप? 1 मिनट में तलाक कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी इसको रोक दिया। और हलाला जैसी जघन्य प्रथाएं, इद्दत जैसी जघन्य बुरी प्रथाएं, उन सबको रोकना सरकार का फर्ज बनता है। हिंदुओं ने कुरीतियों को एक्सेप्ट किया और उनको रोका गया। हमारे यहाँ भी सती प्रथा जैसी थी, बाल विवाह था, या लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, ये सबको रोक दिया गया है, तो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना खान मैं आपके पास आऊं उसके पहले हाजिर आजम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, अपनी बात कीजिए जल्दी से। हाजिर आजम बोलिए आप। अमित भाई, मैं ये कहता हूँ कि बार बार ये जो मुस्लिम प्रथा की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर आज भी 4.5 लाख के करीब देवदासी मौजूद है, तो सबसे पहले आप उन्हें इंसाफ दिलाइए, वो भी हमारे भारत की बहन बेटी है। मैं रावत साहब से इस बात को सवाल कर रहा हूँ, बताइए कब हमारी देवदासी बहन बेटियों को उनको अधिकार मिलेगा, कब उनको इंसाफ मिलेगा, कब वो अपने बेटों को बाप का नाम दे पाएंगे? अरे सुन लीजिए, मैंने तो अरे देवदासी बेटियां क्या हमारी बहन बेटियां नहीं है? अरे रावत साहब से, अरे रावत साहब जो देवदासी वो हमारी बहन बेटी है या नहीं, ये बताइए। देवदासी जो हमारी बहन बेटियां वो तो आप मान नहीं है। अरे आपका मुस्लिम बहन बेटियों की इतनी फिक्र, चिंता मत कीजिए, संविधान देता है उनको इजाजत, उनको सुरक्षा देने की। सुन लीजिए, संविधान के अंदर उनको सुरक्षा मिल रही है। इस्लाम, अरे सुन तो लीजिए, इस्लाम के अंदर वो महफूज है क्योंकि संविधान उनको इजाजत देता है इस चीज के। मैं तो सिर्फ आपसे पूछता हूँ, अरे सुन लीजिए, ये देवदासी वाला माहौल कब तक पैदा करेंगे? क्या वो हमारी बहन बेटी नहीं है? अरे उन्हें इंसाफ तो दीजिए, अरे उन्हें अधिकार तो दीजिए। अरे सुन लीजिए रावत साहब, जब मैं आपसे एक बात कहता हूँ तो सुन नहीं पा रहे मेरे बात। उनको वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए मजबूर कर दिया, उनकी जिंदगी को भी तो देखो, उनको भी तो सुनो भैया। देवदासियों की बात करने से पहले वर्ल्ड में को देख रहे हैं किस तरीके से आदमी वर्ल्ड की सहन कर रही है। देवदासी आदमी इस पीड़ा को सहन कर रही है भारत के अंदर। भारत के अंदर आदमी अपने अधिकार के लिए पा रही है। अरे सुन लीजिए, हम तो भारतवासी है, हम तो भारतवासी है, हमें जाने की जरूरत तो। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, हमें जाने की जरूरत तो, हम भारतवासी है। इस खून के अंदर भारत की धड़कन से तेज से धड़कती है। हमें बताइए देशभक्ति वाला काम। सुन लीजिए रावत, सुन लीजिए रावत, हमने भारत को अपना रखा क्योंकि भारत हमारा है। और इस देश के, सुन लीजिए, इस देश के संविधान, अरे क्या पता है देश के संविधान को मानते, कितनी धारा है संविधान को मानते? मुझे संविधान याद है, कितनी धारा है संविधान? अरे बताना संविधान, अरे सुन लीजिए, धारा भी बताऊंगा, अनुच्छेद भी बताऊंगा, आपको आर्टिकल एक बताऊंगा, लेकिन तो आपसे एक सवाल कर, तुम संविधान तो आपसे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अरे आप बहन बेटियों को समानता का अधिकार दे रहे, तो मैंने तो सिर्फ एक बात कही है कि भारत की देवदासी बहन बेटी उनको आप समान अधिकार देंगे या हाँ या ना, ये बताइए।
मैंने कहा है कि दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल्स हैं, वहां पर भी तो मुस्लिम महिलाएं जाकर के डांस कर रही हैं। 3 तलाक की सताई हुई ये देश संविधान से चलेगा। आप लोगों के झूठे अरे संविधान की बात अगर संविधान की दुहाई आप बार बार दे रहे हैं और संविधान में जो है वो मान नहीं रहे हैं, बात तो यही है ना हाजी नाजिम। चलिए ठीक है, कितने आर्टिकल है संविधान में? अरे तो आप ही बता दीजिए ना। जब हम अरे नहीं, लेकिन ज्ञानी तो आप बन रहे थे ना हाजी नाजिम। हाजी नाजिम आपने कहा ना संविधान का सारा ज्ञान है मुझे, ये तो आप ही ने बोला था ना। संविधान का सारा ज्ञान है, बताओ कितनी धारा है? अमित भाई बड़ी बड़ी फेंकने के लिए आ जाते हो। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो नाम से चलाइए, नाम गलत चला रहे हैं, नाम से चलाइए, सुन लीजिए नाम से चलाइए, नाम गलत चला रहे हैं। अमित भाई यहाँ नाम आगे पीछे हो गया। हाँ करवा रहा हूँ, इसको सही कराते हैं इसको। कॉमन कोड का बात है कि आगे पीछे हो जाए दोनों, क्यों उसमें क्या दिक्कत है? कॉमन सिविल कोड है तो होना चाहिए। नहीं वो तो हो जाएगा, मगर आप लोग नहीं मानेंगे। हाजी नाजिम घर वापसी करेंगे क्या? ये एक अच्छा मौका है। देखिए ये मुझे तो ऐसा लग रहा है सहयोग है, ये कोई प्रयोग नहीं हुआ है। आपको अगर लग रहा है ये प्रयोग है, बिल्कुल नहीं, ये सहयोग लग रहा है मुझे। सुन तो लीजिए अमित भाई, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे तो घर वापसी मेरी इस्लाम है सर, सुन लीजिए, मेरा इस्लाम ही मेरी घर वापसी है और इस्लाम से अच्छा मैसेज दुनिया के अंदर कोई दे ही नहीं सकता। और मैं अमित भाई हो एक बात और कह दो कि अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए। सुन लीजिए, अखंड भारत के अंदर ही आदम अलैहिस्सलाम आए थे और हम आप लोग सब आदम अलैहिस्सलाम। चलिए ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, जहांगीर ने अपनी पोतों को अरेस्ट कर लिया था। जहांगीर याद है ना कि आपने पोतों को अरेस्ट कर लिया? आपको याद है ना कि औरंगजेब अपने भाइयों को गले काट दिया, अपने पिता को अंदर डाल दिया? यही इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम बोल। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं हाजी नाजिम आपके पास भी आ रहा हूं। मुन्ना खान भाई, कांग्रेस की क्या दिक्कत है यूसीसी से कांग्रेस को क्या दिक्कत है भाई? ये इनके इन प्रकार कुछ ना कुछ मीन में निकाला जा रहा है कांग्रेस की ओर से। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया आदिवासियों को क्यों दूर रखा गया इससे? फिर अगर आदिवासियों को दूर अगर रखा गया है आपने, जनजातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जनजातीय महिलाओं को इससे दूर रखा गया है, तो फिर किस बात का समानता का अधिकार? तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या यूसीसी देश के लिए जरूरी है या फिर नहीं? अभी तो सिर्फ उत्तराखंड में लागू होने वाला है, लेकिन क्या देश के लिए जरूरी है? कांग्रेस इसका समर्थन करेगी या फिर नहीं करेगी, या इसी तरीके से कुछ ना कुछ मीन वेग निकालकर विरोध जताना है? मुन्ना खान। पंडित जी का जवाब देना चाहूंगा। ये बार बार औरंगजेब कर रही थी, इतना औरंगजेब करने लग रहा। औरंगजेब का औलाद हम लोग नहीं, यही है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि यूसीसी का मसला जो ये सरकार के द्वारा एक ढोल बजाया जा रहा है। अच्छा, अगर यूसीसी इतना ही इंपॉर्टेंट है और सरकार चाहती है लाना, तो मैं समझता हूँ राज्य से पहले केंद्र में लाने चाहिए। आएगा, धीरे धीरे आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। यूसीसी सरकार के द्वारा कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ हर 10 किलोमीटर पे लोगों के खान पान, भाषा, पहनावा सारे बदल जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में उसकी भाषाएं अलग है, बिहार चले जाइए वहां की भाषाएं अलग है। यहाँ कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कई लोग हैं। एक सवाल, मुस्लिम पे टिक्का टिप्पणी करके आप यूसीसी का ढोल नहीं बजा सकते। अच्छा। सिख के भी अपने प्रावधान है, वो अपने ग्रंथ से चलते हैं। मुस्लिम है वो अपने कुरान हदीस से चलते हैं। जो ईसाई भाई है वो अपने बाइबल से चलते हैं। तो यहाँ समस्याएं एक कम्युनिटी, एक कास्ट से नहीं है, ये सारे कास्टों का एक दुख दर्द। आप बताइए, अगर आप बात करेंगे आदिवासी की, तो आदिवासी को आप क्या कहेंगे? आदिवासी का भी एक अलग रूपरेखा है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार 2024 में ये बचना चाह रही है। कहीं ना कहीं यूसीसी, मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान इसके पीछे छिपना चाह रही है। क्यों? क्योंकि 2013 में जो युवाओं के साथ, किसान के साथ, जवान के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ जो लच्छेदार भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, उस सवाल के जवाब अब 2024 में युवाओं को चाहिए, किसान को चाहिए, जवान को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, व्यापारियों को चाहिए। लेकिन जवाब भी इसके पास है नहीं। लेकिन नहीं, लेकिन देश तो इसका स्वागत कर रहा है ना भाई। सभी कम्युनिटी के लोग जो है इसका स्वागत कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। विरोध मुसलमानों की तरफ से आ रहा है। नहीं, विरोध मुसलमानों की तरफ से नहीं आ रहा है। 3 तलाक की बात कर रहे थे अभी पंडित जी। मैं बता दूं, 3 तलाक हमारे हदीस में इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बहू बेटियों को नहीं जलाया जाता है। हमारे यहाँ नहीं, अगर आपस में रिश्ते बन रहे तो 3 तलाक एक प्रावधान, एक समाधान है कि आप कम से कम साथ नहीं तो अलग अलग कर देते हैं। हमारे यहाँ तो कन्यादान 35 कर देते हैं, दहेज के मसले में हो, चाहे शादी के तुम्हारे यहाँ तो काट पीट करके रख देते हैं, उसको गोश्त बना देते हैं। तुम्हारे यहाँ
तुम तो कह रहे हो हमारे यहाँ जलाते हैं, 35 टुकड़े श्रद्धा के। रावत जी सुन लीजिए प्रेशर कुकर के अंदर किसने महाराष्ट्र के अंदर एक लेडीज को प्रेशर कुकर में छोटे छोटे करके पकाया था। अरे सुन लीजिए रावत भाई ये बताइए महाराष्ट्र के अंदर किस महिला को प्रेशर कुकर के अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके पकाया गया? वो हिंदू था। सुन लीजिए देश को भ्रमित मत कीजिए रावत जी। हाजी नाजिम सुन लीजिए, हाजी नाजिम सुनिए उनको, हाजी नाजिम सुनिए, एक एक करके बोलिए क्योंकि आवाज ऐसे ठीक से नहीं आ रही है, महाराज जी की आवाज भी दब रही है ऐसे इस तरीके से। हाँ महाराज जी पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ मुन्ना खान को ये कह रहा हूँ, मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो जला के मार दी जाती है, जल जाती है, तो आप भी तो किस तरह से करते हो? आपने भी तो 35 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में पैक करने के, हाँ फ्रिज में पैक कौन करता है ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। अमित भाई जवाब दूंगा। हाँ बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ अमित भाई मैं डॉक्टर एस एस रावत से पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल ही में कुछ समय पहले की बात है कि एक हिंदू ने अपनी महिला यानी पत्नी को मारकर छोटे छोटे टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उसको पका दिए। वो कौन था? अब सुन लीजिए, मैं इतने आपको गिनती करवा दूंगी, फहरिस्त बन जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, मगर ये अपना गिनवाइए ना, पहले अपने से शुरू करिए। तो कुछ नहीं है, पहले अपने से अपने से गिनवाइए। अमित भाई हमारे मुसलमान धर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रोपेगेंडा मुसलमान। क्या मजाक कर रहे हैं आप? टीवी पर बैठकर क्या मजाक कर रहे हैं? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हिंदू महिलाओं को अगर अपनी शादी से जीवन बर्बाद कर दे। चले मैं आ रहा हूँ, आप सभी के पास में लौटूंगा। डॉक्टर शांतना कुछ कहना चाह रही है। हाँ डॉक्टर शांतना जी बोलिए आप। डॉक्टर शांतना आप बोलिए। हाँ अमित जी मैं ये कहूंगी कि देखिए आपके चैनल पे ही कितनी महिला विरोधी बातें हो रही है कि इसको काट दो, उसको जला दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब महिलाओं को समानता के लिए कितना लड़ना पड़ेगा। आज यूसीसी का विरोध हो रहा है, कल किसी और चीज का विरोध होगा। मतलब हर जगह महिला को समानता के लिए लड़ना ही पड़ रहा है। आज सरकार हमारे लिए समानता का कानून देना चाह रही है। बता दिया तंदूर कांड कौन सा था? तंदूर कांड जो हुआ था उसको बता दीजिए ना। टीवी के टुकड़े करके उसको चला दिया था तंदूर कांड, उसको बता दीजिए ना कौन था वो। लेकिन आप तो सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए बैठी हुई है। बोलने दीजिए ना उनको। हाजी नाजिम प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पूरा मौका दे रहा हूँ मैं। ठीक है मुन्ना खान आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, समय बचेगा तो। हाँ जल्दी से डॉक्टर शांतना बोलिए आप। अमित जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। बात कहीं भी अगर महिला के साथ जाति की हो रही है तो वो गलत है, चाहे हिंदू कर रहे हो चाहे मुस्लिम कर रहे हैं। मतलब आपका मन यहाँ पे देखिए कैसे गिनाया जा रहा है कि ये हिंदू ने किया, ये मुस्लिम ने किया। महिला की कोई बात ही नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, यूसीसी अगर महिलाओं को समानता का अधिकार दे रहा है, सक्सेशन संपत्ति को सक्सेशन करने का अधिकार दे रहा है, 18 साल पहुंच जाने के बाद मैरिज करने का अधिकार दे रहा है, तो क्या परेशानी हो रही है भाई? ऐसा तो है नहीं कि ठीक है, मतलब परेशानी क्या हो रही है वो एच एस रावत जी बताएंगे। एच एस रावत जी क्या परेशानी हो रही है? हाँ एच एस रावत जी क्या परेशानी हो रही है बताइएगा, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ संक्षिप्त में देखिए जी। अमित जी इनके यहाँ ये कहते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं। यूसीसी के अंदर जो अधिकार दिए गए वो बराबर के अधिकार दिए। इनके यहाँ पर अधिकार नहीं है। इनके यहाँ तो महिलाओं को इनकी हदीसों में लिखा हुआ है कि महिला इस्तेमाल की जगह है, वो तो जमीन की जगह है, जमीन की तरह है। आप जितना उसको यूज करो, करना चाहो करो, उसके बाद चाहो छोड़ दो। ये तो इनकी हदीसों में लिखा हुआ है महिलाओं के प्रति, और ये कहते हैं कि हम बड़ा सम्मान करते हैं। इनकी स्थिति, इनकी मनोस्थिति इतनी खराब है, अगर हम उस पर बोलना शुरू कर दें तो अभी विवाद खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। अगर इनकी महिलाओं के लिए इतनी इज्जत होती तो आप देखिए कि ये कह रहे हैं कभी हिंदुओं के अंदर इस प्रकार से कर देते हैं। आपके यहाँ किस तरह से करते हैं? उन महिलाओं का क्या हाल होता है जिनको 3 तलाक दे देते हैं? आप SMS पे करके, आप टेलीफोन पे मेल करके कर देते हैं, उनका क्या हाल होता है? बेचारी वो जाति कहाँ है? उनके बारे में कभी पूछा है? वो देवदासी बनती है या कैबरे डांसर बनती है? उनको कभी सोच के देखा है किसी को? जाकर के होटलों में देखो क्या स्थिति है। इसलिए पहले अपने आप को सुधारो, और हिंदुस्तान में जो ये बिल आने वाला है उसकी इंतजार करो, और देश में तरक्की इंतजार करो। ठीक है, हाँ बोलिए हाजी नाजिम जल्दी से
जल्दी से। हाँ देखिए रावत साहब ने किस तरीके से अपना परिचय दिया, पूरे देश को ये पता चल गया, और महिलाओं के बारे में इनकी क्या सोच है उस सोच का भी पता चल गया। देखिए अभी जो बार बार ये कह रहे थे ना कि आप कैबरे डांस करवाएं या आप देवदासी बनवाएं, ये इन लोगों की ऐसी महिलाओं के प्रति सोच है। नहीं, शुरू तो आपने किया था, हाजिर हाजिर शुरू आपने किया है। नहीं, शुरू आपने किया है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय नहीं बचा। मुन्ना खान जल्दी से, मुन्ना खान जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मुन्ना जी जल्दी से। सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ कि यूसीसी उसी तरह की, अगर मोहल्ले में कोई कहता हो कि मेरे बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, अगर बारात सच के लड़की वाले के यहाँ गया तो लड़की वाला बोला नहीं अभी तो हमारी लड़की 8 साल की है, 12 साल इंतजार कीजिए, ऐसा यूसीसी, अगर सरकार यूसीसी लाना चाहती है, मतलब आप अभी भी चाहते हैं कि हाँ छोटी छोटी मासूम बच्चियों की शादी जल्दी हो जाए, 12 साल 15 साल 13 साल 14 साल, मतलब सोचिए ना। अब देखिए इसी से पता चल रहा है कि सोच क्या है आपकी। ठीक है जल्दी, हाँ डॉक्टर शांतना बोलिए, आप बोलिए जल्दी से बोलिए। मैं बार बार यही तो बात कह रही हूँ कि इस बिल के आने से हमें महिलाओं को 18 साल में शादी करने का अधिकार मिल जाएगा, और महिलाओं को अगर समानता का अधिकार मिल रहा है तो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो चुकी है, वहां से आगाज हो चुका है, वहां से आरंभ हो चुका है, और उत्तराखंड में बहुत जल्द अब ये लागू होने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यपाल के पास अब ये जाएगा, और जैसे ही राज्यपाल इस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे ये उत्तराखंड में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और देश का ऐसा पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है जहां पर यूसीसी लागू हो गया। और इसके साथ ही अब बारी इस बात की है, या यूं कह लीजिए कि देश जो है वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर देश में यूसीसी कब लागू होगा। हालांकि उत्तराखंड से शुरुआत हो चुकी है, तो उम्मीद की जाए कि अब बहुत जल्द तमाम जो राज्य हैं, खासतौर पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां पर यह मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है, और अब देश में भी इसको लागू किए जाने की सख्त जरूरत है, ताकि जिन मौलवियों की दुकान चल रही है कम से कम उस पर तो ताला लगे, और किस तरीके से चल रही है वो भी हमने आपको बताया है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है, तो वो यही लोग हैं जिनके हमने इससे पहले बयान भी आपको सुनवाए। खैर उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अब देश में भी ये लागू हो जाएगा। और इसी के साथ फिर हम उस बात को दोहराना चाहेंगे जिस बात का हम जिक्र बार बार करते हैं कि एक देश के अंदर 2 विधान नहीं चलेंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।